सो लेट्स डिस्कस द फीडबैक एम्पलीफायर। सो फीडबैक एम्पलीफायर में हम बेसिकली करते क्या है, जो फीडबैक एम्पलीफायर का इनपुट होता है वहाँ पे हम मिक्सिंग करते हैं और फीडबैक एम्पलीफायर के आउटपुट पे हम सैम्पलिंग करते हैं। तो मिक्सिंग का मतलब क्या है, पहले समझते हैं हम सैम्पलिंग का मतलब क्या है। हम करते क्या है कि आउटपुट का कोई भी, मान लो कोई भी आउटपुट का वेवफॉर्म है कुछ ऐसा, ठीक है, हम इस आउटपुट के वेवफॉर्म का एक छोटा सा सैंपल मीन्स एक छोटे सा वेवफॉर्म इसका एक सैंपल रूप में लेके हम उसको वापस से इनपुट में फीडबैक पे देते हैं और वो पार्ट फिर इनपुट साइड में जाके मेन इनपुट के साथ मिक्स होता है। ये फीडबैक का जो फ्रैक्शन है, या हम कह सकते हैं कि जो फीडबैक का सैंपल है या फीडबैक का फ्रैक्शन है, और फिर जो इनपुट आता है ना वो एम्पलीफायर को जाता है एंड देन एम्पलीफायर डिसाइड्स कि इसको जो अपना गेन है ओवरऑल उसको रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है। ठीक है, तो दिस इज द ऑल फेनोमेना ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर। अब देखो, अगर इसको हम क्लियरली, तीन चीज़ों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज है। पहला है एम्पलीफायर, जो एम्पलीफायर लगा हुआ उसका गेन, इसका गेन कितना हो जाएगा ए, विच इज़ वी आउट अपॉन वी इन। सेकेंड थिंग, इसको कहते हैं हम ओपन लूप गेन। सेकेंड थिंग है बीटा, बीटा होता है वी एफ अपॉन वी आउटपुट। ठीक है, और इसको हम क्या कह देते हैं, इसको बेसिकली फीडबैक फ्रैक्शन कहते हैं। अगली लास्ट चीज़ है क्लोज लूप गेन विच इज ए एफ वी आउट अपॉन वी एस, जबकि ये क्या था वी आउट अपॉन वी इन, जबकि ये क्या है वी आउट अपॉन वी एस। तो वी इन क्या है, अब देखो वी इन को दो तरीके से लिख सकते हैं हम, एक वी एस माइनस वी एफ विच इज़ नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, गेन कम होता है, जबकि अगर हम वी इन को वी एस प्लस वी एफ लिखते हैं, मतलब अगर इनपुट में फीडबैक फ्रैक्शन जुड़ता है तो दैट इज़ द केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, एंड इफ द फीडबैक फ्रैक्शन रिड्यूसेस और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन इनपुट देन इट वुड बी केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, एंड इन द केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक गेन रिड्यूसेस, एंड इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक गेन इंक्रीजेस। तो अगर हम AF देखें ओवरऑल गेन कितना है, अगर ओवरऑल गेन को कैलकुलेट करें फॉर द नेगेटिव फीडबैक, पहले हम नेगेटिव फीडबैक वाला केस ले रहे हैं, तो हम जब ओवरऑल गेन को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये मिलता है ओवरऑल गेन का फॉर्मूला, और जब हम पॉजिटिव फीडबैक के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमें ओवरऑल गेन का फॉर्मूला मिलता है A। ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन इजीली सी कि हमें पता है कि 1 प्लस बीटा ए का वैल्यू तो 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 1 में कुछ टर्म जुड़ रहा है, तो ये 1 से बड़ी टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, AF जो है A से छोटा है। अगर इस A को हम 1 से बड़ी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इससे छोटा ही मिलेगा ना A से, तो यहाँ पे इट कुड बी इजीली सीन दैट AF इज लेस देन A, जबकि यहाँ पे क्या है 1 माइनस बीटा ए विच इज लेस देन 1, और अगर हम A को 1 से छोटी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो AF वुड बी ग्रेटर देन A। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस और है कि अगर मान लो एग्जैक्टली ये टर्म 0 हो जाए, कि मैं कह दूँ कि A बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो नीचे वाली टर्म एकदम 0 हो जाएगी, तो हमें क्लोज लूप गेन उस केस में कितना मिलेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, उस केस में हमें इन्फिनिटी क्लोज लूप गेन मिलेगा। तो इन्फिनिटी क्लोज लूप गेन का मतलब क्या है, इन्फिनिटी क्लोज लूप का गेन कभी भी अगर AF का वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, मतलब अगर हमारा इनपुट 0 है, इवन देन वी आर गेटिंग सम आउटपुट। Okay, and this is exactly what happens in the oscillator, where for the no input we get the oscillations incessantly. Okay, मतलब indefinitely निरंतर तरीके से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, जबकि हम कोई भी इनपुट नहीं देते हैं। तो वो क्या होता है, ओसिलेटर का केस होता है। तो ये क्या है, तो ओसिलेटर भी क्या होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक वाला केस है, और दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन, कि जहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो हम ऑसिलेटर वाला केस को कंसिडर करते हैं कि जब A बीटा इज इक्वल टू 1 है तो उस टाइम पे कितना होगा, बीटा की वैल्यू कितनी होगी, फीडबैक फ्रैक्शन की वैल्यू 1/A होनी चाहिए, तभी तो A बीटा इज इक्वल टू 1 होगा ना। तो ये उस केस में क्या हो जाएगा, AF का वैल्यू हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। इट मीन्स दैट देयर वुड बी आउटपुट फॉर इवन 0 इनपुट, दिस इज कॉल्ड अ टिपिकल कंडीशन ऑफ द ऑसिलेशन। अब देखो, हमने पहले ही देखा था कि यहाँ पे सैम्पलिंग हो रही है, मतलब पहली बार तो हम वी आर अज्यूमिंग
कि ये हमारा जो एम्पलीफायर है ना वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो अगर हमारा ये एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा इसके आउटपुट पे, ठीक है। तो अगर मान लो हमारा VS जो है वो ऐसा कुछ है, एक साइकिल दिखाती है, तो हमारा V आउटपुट ऐसा मिलेगा एग्जैक्टली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है। अब हम अगर इसका एक छोटा सा फ्रैक्शन लेते हैं इस आउटपुट का और हम फिर से फीड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका छोटा सा फीडबैक पार्ट ये हो गया, छोटा सा सैंपल पार्ट, ये मैं कह सकता हूँ कि छोटा सा एक काइंड ऑफ फ्रैक्शन ये हो गया। अब जब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वी कैन इजीली सी कि ये घटेगा, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट घट रहा है, कुछ पार्ट घट रहा है, तो यहाँ का जो वी इन होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, हम देख सकते हैं कि वी इन वुड बी इज इक्वल टू VS माइनस दिस स्मॉल पार्ट ऑफ VF। तो ये कौन सा केस है, नेगेटिव फीडबैक का केस है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा 180 डिग्री, और अब दूसरा वाला केस ले लेते हैं कि मैंने दो 180 डिग्री के जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर थे उनको क्या किया, मैंने बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया। अब हमें जो ओवरऑल ये मिलेगा दैट वुड बी, तो अगर हमने बैक टू बैक जब कनेक्ट किया तो हमें पता है कि ओवरऑल, तो अगर हमारा इनपुट ऐसा है तो यहाँ पे ऐसा इनपुट मिलेगा और फिर वो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा तो बैक ऐसा ही हो जाएगा। मतलब ये कितना हुआ, ओवरऑल 360 डिग्री फेस शिफ्ट हो गया, मतलब 0 डिग्री फेस शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे कोई फेस शिफ्ट नहीं हुआ। तो जब हमने इसका सैंपल लिया तो सैंपल कुछ ऐसा आया, और जब हमने इस सैंपल को इसमें तो ये ऐड हो रहा है, तो ये केस हो गया हमारा पॉजिटिव फीडबैक का। तो व्हाट, इन दोनों चीज़ों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब अगर VS और VF के अंदर में 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होगा तो हम ये नेगेटिव फीडबैक का केस होता है, और अगर VS और VF के अंदर में 360 डिग्री या 0 डिग्री का फेस शिफ्ट है तो वो पॉजिटिव फीडबैक का केस होता है। इसका मतलब वो ऑसिलेटर का केस, मतलब ऑसिलेटर उससे बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर पॉजिटिव केस में ऑसिलेटर बनता है, बट इफ ऑसिलेटर बनने के लिए प्रायर कंडीशन है कि वो सर्किट अरेंजमेंट जो होना चाहिए ना वो पॉजिटिव फीडबैक में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऑसिलेटर की एक कंडीशन कि जब ओवरऑल गेन जो होना चाहिए ना इस स्टेज का, जो ये हमारा एम्पलीफायर स्टेज है, उसका जो गेन है ना वो 360 डिग्री, सॉरी फेज सिर्फ 360 डिग्री या 0 डिग्री होना चाहिए, या 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, देन ओनली वी विल गेट द पॉजिटिव फीडबैक। और अगर हमने 180 डिग्री या 270 डिग्री समथिंग लाइक दिस, अगर हमें ऐसा कुछ केस मिलता है 540 डिग्री, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ तो हमें फिर नेगेटिव फीडबैक वाला केस मिलता है। ऑसिलेशन की क्या है, ऑसिलेशन की कंडीशन के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है कि पॉजिटिव फीडबैक में होना चाहिए सर्किट का अरेंजमेंट, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक में होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पॉजिटिव फीडबैक में होना चाहिए हमारा सर्किट। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि ए बीटा शुड बी इक्वल टू 1, जो इनका मैग्नीट्यूड होना चाहिए ना दैट शुड बी इक्वल टू 1, एंड एंगल ऑफ ए बीटा शुड बी 0 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। और ये जो नीचे के दो क्राइटेरिया हैं कि मोड ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 एंड एंगल ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 एंड 360 डिग्री, इसी पर्टिकुलर इन दोनों चीज़ों को हम कहते हैं बार्कहाउसन क्राइटेरिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि बार्कहाउसन क्राइटेरिया समटाइम्स आस्क्ड कि बार्कहाउसन क्राइटेरिया, तो ये दो जो कंडीशन है इनको डिस्क्राइब करता है बार्कहाउसन क्राइटेरिया, और पॉजिटिव फीडबैक तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो फीडबैक एम्पलीफायर होता है ना उनका नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेमिंग किस तरीके से करते हैं। तो देखो आउटपुट पे हम क्या करते हैं, बेसिकली हम वोल्टेज मेजर करते हैं, तो किस में एक काइंड ऑफ ट्रिक है ऐसा याद रखने के लिए। तो वोल्टेज को हम किससे मेजर करते हैं, शंट में मेजर करते हैं, करंट को हम सीरीज में मेजर करते हैं एमीटर लगा के, ठीक है। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है इधर, यहाँ पे वोल्टेज सीरीज में और करंट शंट में, ठीक है। अब इनका नेमिंग कैसा होता है कि पहले मिक्सिंग वाला लिखो फिर सैम्पलिंग वाला। तो हम अरेंजमेंट को ऐसा लिख सकते हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर तो दोनों जगह हो, तो वोल्टेज एम्पलीफायर को हम ये भी लिख सकते हैं कि सीरीज शंट एम्पलीफायर, ठीक है। या फिर हम पहले सैम्पलिंग लिखिए फिर मिक्सिंग लिखिए, एक ये तरीका होता है, उसको कह देते हैं हम
वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर, ठीक है, वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैम्पलिंग पहले लिखा है, तो सैम्पलिंग पहले लिखा है तो वोल्टेज और फिर मिक्सिंग लिख दिया मैंने तुरंत, तो एक इधर से उठाया, एक दूसरा नाम और एक दूसरा नाम। अरे भाई हमने देख लिया कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सैम्पलिंग हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है। तो सैम्पलिंग पे क्या है, हमारा वोल्टेज को शंट कहते हैं और करंट को हम सीरीज कहते हैं, जबकि मिक्सिंग में हम वोल्टेज को इसका एकदम उल्टा हो जाता है, मतलब वोल्टेज को सीरीज कहते हैं और करंट को शंट कहते हैं। तो एक तो हम वोल्टेज और करंट के अकॉर्डिंग इनका नाम दे सकते हैं एक अरेंजमेंट का, कि मान लो मिक्सिंग वोल्टेज की हो रही है और सैम्पलिंग भी वोल्टेज की हो रही है, तो हम कह देते हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर है। और अगर मिक्सिंग वोल्टेज की हो रही है और सैम्पलिंग करंट की हो रही है, तो हम कह देते हैं कि वोल्टेज करंट है। और अगर हम कह देते हैं कि मिक्सिंग करंट की हो रही है और सैम्पलिंग वोल्टेज की ये इस तरीके से। अब देखो इसका दूसरा तरीका नाम लिखने का क्या होता है, सीरीज और शंट से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम वोल्टेज को शंट कहते हैं और यहाँ पे वोल्टेज को सीरीज, और करंट का उल्टा है कि यहाँ पे करंट को शंट कहते हैं और यहाँ पे करंट को सीरीज कहते हैं। तो एकदम लिखो, तो मिक्सिंग जब वोल्टेज की हुई तो वोल्टेज को मिक्सिंग में क्या कहते हैं, सीरीज, और सैम्पलिंग वोल्टेज की हुई तो सैम्पलिंग में वोल्टेज को क्या कहते हैं, शंट। तो इसको हम इस पर्टिकुलर वोल्टेज एम्पलीफायर को हम सीरीज शंट एम्पलीफायर भी कह सकते हैं। उसी तरीके से जो वोल्टेज करंट एम्पलीफायर होता है, अब देखो वोल्टेज कहाँ हो रही है, मिक्सिंग पे हो रहा है, मिक्सिंग पे वोल्टेज को सीरीज कहते हैं, और सैम्पलिंग किसकी हो रही है, करंट की, तो करंट की सैम्पलिंग को क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे करंट की मिक्सिंग को क्या कहते हैं, हम शंट कहते हैं, वोल्टेज की सैम्पलिंग को शंट कहते हैं, तो शंट एम्पलीफायर हो गया। यहाँ पे करंट की मिक्सिंग को क्या कहते हैं, शंट कहते हैं, और करंट की सैम्पलिंग को सीरीज कहते हैं, तो ये शंट सीरीज एम्पलीफायर अरेंजमेंट हो गया। और अब क्या करते हैं, इन दोनों का मिक्स काइंड ऑफ, कि एक सैम्पलिंग में तो हम वोल्टेज करंट लिखेंगे और मिक्सिंग में हम सीरीज या शंट लिखेंगे। अब मान लो वोल्टेज हो रहा है, तो ये तो पहली लाइन तो वैसे की वैसे, सॉरी ये वाला कॉलम तो वैसे का वैसे जाएगा, क्योंकि सैम्पलिंग को हम पहले लिखेंगे और सैम्पलिंग को वोल्टेज करंट की टर्म में लिखेंगे। तो ये कॉलम तो मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक है। अब लेकिन मिक्सिंग को हम किसकी टर्म में लिखेंगे, सीरीज और शंट की, तो मिक्सिंग वाला ये वाला जो कॉलम है ना, वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या इसको ऐसा लिखेंगे कि वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर, करंट सीरीज एम्पलीफायर, वोल्टेज शंट एम्पलीफायर, करंट शंट एम्पलीफायर। एक लास्ट तरीका और होता है लिखने का, कि हम क्या करते हैं, पहली वाली जो चीज़ होती है ना उसको दूसरी वाली, मतलब सैम्पलिंग बाय मिक्सिंग करके देखते हैं, इससे नाम दे देते हैं। अब देखो वोल्टेज बाय वोल्टेज की मिक्सिंग होगी तो काइंड ऑफ इसको वोल्टेज एम्पलीफायर ही कह देते हैं, ठीक है। करंट बाय करंट की मिक्सिंग होगी तो इसको करंट एम्पलीफायर कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो वोल्टेज अपॉन करंट इसकी मिक्सिंग हो रही है, सॉरी करंट अपॉन वोल्टेज इसकी मिक्सिंग हो रही है, क्योंकि पहले सैम्पलिंग है फिर वो सैम्पलिंग में करंट है, तो करंट बाय वोल्टेज इसकी मिक्सिंग हो रही है, तो इसको क्या कह देते हैं, करंट। आई अपॉन वी को क्या कहते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। यहाँ पे वोल्टेज अपॉन करंट इसको क्या कहते हैं, ट्रांस रजिस्टर एम्पलीफायर। तो यही है, इसके नाम इसी तरीके से देते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू गिव देयर नेम्स। नेक्स्ट टॉपिक है फिल्टर्स। देखो फिल्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पैसिव फिल्टर्स और एक होते हैं एक्टिव फिल्टर्स, ठीक है। तो पैसिव फिल्टर में क्या करते हैं, वी यूज ओनली पैसिव एलिमेंट विच इज RLC। एक्टिव फिल्टर में हम क्या करते हैं, वी यूज एट लीस्ट वन एक्टिव एलिमेंट, जनरली ओप एम्प करेंगे हम यहाँ पे यूज, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट के रूप में। तो जब हमने पैसिव फिल्टर्स को यूज किया तो हमने पैसिव फिल्टर का एडवांटेज तो क्या है, पहले तो एडवांटेज देखते हैं। पहली बात तो दीज आर वेरी सिंपल टू यूज, दे यूज वेरी लेस पावर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो लोडिंग प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, लोडिंग इफेक्ट आ जाता है, और दूसरा प्रॉब्लम है इनका कि इनका गेन बहुत कम होता है। एक्टिव फिल्टर जो होते हैं, एक्टिव फिल्टर्स का क्या सीन है, एक्टिव फिल्टर में क्या करते हैं हम, एक कोई भी एक्टिव एलिमेंट यूज करेंगे। इनके एडवांटेज तो क्या है, पहले तो इनकी हेल्प से हम गेन बढ़ा सकते हैं, गेन को आराम से ग्रेटर देन 1 अचीव कर सकते हैं। सेकंड चीज़ इससे ये हो जाती है कि जो लोडिंग का प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एक्टिव फिल्टर। मोर पावर कंजम्पशन, they introduces some kind of non-linearity and they put the bandwidth limitations, okay। पैसिव फिल्टर्स, अब देखो पैसिव जो फिल्टर्स है, पैसिव फिल्टर्स को हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू वेरी फास्ट हियर, ठीक है।
पैसिव फिल्टर, पहले तो देखो ये लो पास फिल्टर है और ये हाई पास फिल्टर है, दोनों किस तरह की, तो इसका सर्किट अरेंजमेंट हमने देखा था ऐसा होता है। और इसका जो, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर को कंसिडर कर रहे हैं, ये पहला ही अरेंजमेंट है फर्स्ट ऑर्डर, तो ये जो इसका स्लोप है ना ऐसे गिरेगा कितने से, -20 dB से। एक्चुअली इसका जो जनरल स्लोप अगर मैं लिखूं तो अगर n स्टेज है तो 20 डिग्री n पर डेकेड, ये होता है इसका 20 dB पर डेकेड। अब लेकिन यहाँ पे तो एक ही स्टेज है तो ये कितने से, -20 dB पर डेकेड से गिरेगा। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक ही स्टेज है तो 20 डिग्री डेकेड से उठेगा। अगर ये 2 स्टेज लगी होती तो 40 डिग्री से ये डाउन आता, मतलब इस तरीके से डाउन आता, और ये क्या करता, इस तरीके से जल्दी से उठता, ठीक है। और अगर हमने मान लो बहुत ज़्यादा n स्टेज कनेक्ट कर दी और n टेंड टू इन्फिनिटी है तो इसका एकदम हमें आइडियल सा रिस्पॉन्स मिलता है ऐसा, क्योंकि ये जो स्लोप है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, -20 मतलब -, मतलब इंस्टेंटली गिर जाएगा, जबकि इसका जो है ना वो ऐसा मिलता है हमें रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब ऐसा वाला आइडियल जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, ये वाला, अरे मतलब ये वाला यार, चलो तो देखो अगर हम इसका V0/Vi लिखेंगे तो हमें ऐसा मिल जाएगा RCS, एस को मैंने j लिखा तो हमें ये मिल गया 1/j RC, ठीक है। इसको मैं ओमेगा 1/RC मेरा कितना होता है, ओमेगा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1+j⍵/c। अब मुझे पता है ऊपर नीचे 2πf कट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, इसका अरेंजमेंट हमने पहले ही डिस्कस किया है इसको जस्ट पहले, कि इसका ऐसा होता है कि 1/1+jf/fc, जबकि एग्जैक्टली जब हम इसी अरेंजमेंट को यहाँ डिस्कस करते हैं तो इसका होता है 1/1 - jf/f, f ही आएगा यहाँ पे, f1 नहीं आएगा, f सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब लो पास फिल्टर में कट ऑफ फ्रिक्वेंसी नीचे आती है, इसको f1 भी लिख सकते हो, ठीक है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी नीचे आती है, ठीक है। देखो यहाँ पे fc और f1 दोनों बराबर है तो यहाँ पे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी नीचे आ रही है, जबकि हाई पास फिल्टर में क्या होता है, 1 एक तो माइनस आ जाता है और दूसरा हमारा जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है ऊपर आता है, ठीक है। ऑलरेडी सीन दीज थिंग्स बट सीइंग अगेन जस्ट टू मेक द सेंस, बिकॉज वी आर, अब देखो इसका हम क्या करते हैं, हमें ये मिला यहाँ से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हमें यहाँ से ये मिला। अब इसको हम क्या करते हैं, एंगल और एम्पलीट्यूड की टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड ये हो गया 1/1+ω/RC का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया ω/RC/1+ω/RC², tan−1 दिस। नाउ ड्रॉ दिस, ठीक है। जब हम इसका एंगल है, एंगल को बिल्कुल एक बार ओमेगा को 0 रख लीजिए, ओमेगा से लीजिए रख लीजिए 5, एक बार इन्फिनिटी को टेंड करवाइए तो पहले 0 से ये -90 डिग्री बीच में ऐसा आएगा, जबकि इसका कैसा आएगा, वही सिमिलर वैल्यू पुट करके देख लीजिए तो इसका कितना 90 से गिरता हुआ 0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका पूरा पिक्चर। और हमने इसके मैग्नीट्यूड की बात की तो मैग्नीट्यूड कितना था, 1/1 का होल स्क्वायर f की टर्म्स में। और अगर हम इसके एम्पलीट्यूड की बात करते हैं AHF तो वो होता है 1/1+f2/f का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि बहुत, अब देखो लो पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर का मतलब क्या हुआ कि लो फ्रिक्वेंसीज को पास होने देगा, तो लो फ्रिक्वेंसी मान लो मैं f को 0 रख के देख लेता हूँ, ठीक है। मैंने f को 0 रखा तो इसका गेन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ठीक है। और हाई पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर का मतलब क्या, हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा। मान लो मैं f को f10 टू इन्फिनिटी रख लेता हूँ तो ये टर्म तो 0 हो गया तो इसका गेन भी 1 है। तो इन दोनों की यही कंप्लेंट थी कि इनका गेन होता है ना वो नियरली 1 होता है, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ कि ये 1 के आसपास होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर ऊपर होता होगा, तो हमें इसका गेन जो होता है ना 1 के आसपास ही मिलता है। तो ये इनका डिसएडवांटेज था, इसीलिए हम एक्टिव फिल्टर यूज़ करते हैं। और अगर हमने 2 स्टेज यूज कर देंगे तो हमें पता है कि इस तरीके से मान लो मैंने 2 स्टेज यूज कर दिया तो हमने इसका एम्पलीट्यूड नहीं ड्रॉ किया, कहते हैं एम्पलीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं इसका आराम से। लो पास फिल्टर है ना, तो लो पास फिल्टर है ना तो इसका एम्पलीट्यूड ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होगा ये 3 dB पे, ये कितना हो जाएगा मेरा FC = f1 है मेरा। और ये नियरली गेन को आप 1 कह सकते हो क्योंकि लो फ्रिक्वेंसीज पास कर रहा ना। सिमिलरली फॉर द हाई फ्रिक्वेंसीज, हाई पास फिल्टर का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होता है कि ये f का वैल्यू होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करता है, तो ऐसा इसका रिस्पॉन्स होता है। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ उतने फ्रिक्वेंसीज को हम f2 कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि 0 के आसपास ही हो, ये कहीं से भी आगे से हो सकता है। वी आर जस्ट सीइंग इट एज एन रेफरेंस, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉट नेसेसरली 0 बट हेयर दिस इज अ 0, दिस इज ऑरिजिन, ओके। यहाँ पे नॉट नेसेसरली ऑरिजिन, दिस माइट बी f =
5 हर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, F2, और ये गेन को हम नियरली 1 ही मान सकते हैं। तो ये इसका एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स ऐसा कुछ हो जाएगा। अब अगर हमने मल्टी स्टेज की बात करते हैं, मान लो हमने सेकंड ऑर्डर की बात की, 2 स्टेज को बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया। अगर इन दोनों का वैल्यू अलग अलग है, मान लो R1 C1 है, R2 C2 है, तो हमारा FC का वैल्यू FC इज इक्वल टू F1 डैश इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। सिमिलरली इफ देयर इज C1 R1 एंड C2 R2 देन दिस शुड बी दिस सेम। और अगर हम ये मान लेते हैं कि दोनों बराबर है तो फिर वही आएगा 1/2 पाई R1 C1, यहाँ भी वही आ जाएगा। लेकिन आपके पास जो स्लोप होगा ना वो -40 dB होगा, इसका +40 dB होगा। और अगर हम गेन की बात करते हैं तो हमें पता है कि ऑलरेडी सीन दिस किसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे F2 डैश ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे F1 डैश नीचे आता है। अगर हम एन स्टेज की बात करें तो ALF इज इक्वल टू कितना होता है, ALF इज इक्वल टू होता है हमारा ऐसा 1 ऐसे n आ जाएगा। अगर हमने n स्टेज को कनेक्ट कर दिया तो मतलब काइंड ऑफ जो एक पहला स्टेज था उसका पावर n हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये मान लिया कि सारे जितने भी स्टेज हैं उनका R और C बराबर है, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R डैश डैश, मतलब और C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू n। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। देखो यहाँ पे F1 नीचे और F2, तो ये देखो अगर मैं मानता हूँ कि nth जो स्टेज है, अब मेरा मान यहाँ से मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट बस इतना करना है कि मान लो मैंने n स्टेज कनेक्ट कर दिए तो जो उनका ओवरऑल कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आएगा ना फिल्टर का, वो कितना आएगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि मैंने मान लो n स्टेज को बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया तो उनका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना आएगा, आई हैव टू फाइंड दैट। जबकि मेरे को नॉन क्या है, मेरे को एक स्टेज का फ्रिक्वेंसी नॉन है, दैट इज F1। यहाँ पे मेरे को क्या है, एक स्टेज का फ्रिक्वेंसी मुझे पता है F2, एंड आई हैव टू फाइंड कि अगर मैंने जो एक स्टेज के जैसे सिमिलर स्टेज n स्टेज कनेक्ट कर दी तो उनका जो ओवरऑल फिल्टर बनेगा उसका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, लेट्स सी। तो मान लिया कि मैंने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ना, ये n अरेंज जो n बैक टू बैक कनेक्ट किया उसका मैंने कह दिया कि उसका जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ना वो F1 स्टार है। जबकि जहाँ पे F1 क्या है, F1 इज इक्वल टू 1/2 पाई RC, एक स्टेज का फ्रिक्वेंसी कितना है F1, और nth का मैंने कितना मान लिया F1 स्टार। ठीक है, तो आई हैव टू कैलकुलेट द F1 स्टार, देन कट ऑफ फ्रिक्वेंसी F1 स्टार। अब देखो हमें एक चीज़ तो पता है कि F1 स्टार पे क्या होगा, जो ALF है वो 1/√2 हो जाएगा। तो मैंने यही किया, ये जो अरेंजमेंट ये गेन आ रहा था जो ALF, इसको मैंने 1/√2 के इक्वल रख दिया। और जब मैंने इसको इक्वल लेके सोल्व किया तो मेरे को F1 का वैल्यू कितना मिलता है, F1 स्टार इज इक्वल टू F1 अंडर रूट में 2 रेज़ टू पावर 1/n-1। तो यहाँ पे मुझे पता क्या चला कि जो ओवरऑल मेरा फ्रिक्वेंसी है ना वो कम हो गया। ठीक है, F1 स्टार जो था दैट वुड बी लेस देन F1, मतलब जो हमने n स्टेज को कनेक्ट कर दिए लो पास फिल्टर के, जो ओवरऑल फ्रिक्वेंसी आएगा ना वो एक स्टेज की फ्रिक्वेंसी से कम आएगा, एंड दैट शुड बी द केस ऑल्सो। अब देखो हमें पता है कि आइडियल फिल्टर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब मुझे पता है ये 20 dB वाला ये है, तो 20 dB वाला ये है तो इसका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तो ये आएगा ना F1। ठीक है, ये आएगा F1। अब मैंने मान लो 2 स्टेज कनेक्ट कर दी तो 40 dB वाला ये है, तो इसका यहाँ आया, इधर शिफ्ट हो रहा है बेसिकली कम की साइड। और जब मैंने n स्टेज कनेक्ट कर दिया मान लो नियरली आइडियल केस, तो ये यहाँ आया, तो F, तो मैं यहाँ से आराम से देख के ये चीज़ तो कह सकता हूँ कि F1 डबल स्टार है वो कम है F1 से। ठीक है, तो यहाँ पे लो पास फिल्टर के केस में क्या होती है, जैसे जैसे हम स्टेज बढ़ाते जाते हैं तो जो ओवरऑल फिल्टर का रिस्पॉन्स होता है ना दैट टेंड्स टू बिकम द आइडियल फिल्टर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो नेट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आता है वो क्या होता है, 1 स्टेज से कम होता है। ठीक है, तो उसको फॉर्मूला भी याद रखो। फॉर्मूला सिंपल बात है कि F1 अंडर रूट में 2 रेज़ टू पावर 1/n-1। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। और इधर इस अरेंजमेंट में क्या है, इसमें भी सेम ही बात है। मान लो मैंने n अरेंजमेंट ऐसे कनेक्ट कर दिए और मैंने उनका फ्रिक्वेंसी माना, जो n अरेंजमेंट कनेक्ट है उनका मैंने F2 स्टार कह दिया। और जहाँ पे F2 मेरा क्या है, मान लो एक स्टेज का फ्रिक्वेंसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, तो व्हाट कैन आई से कि मेरे को पता है कि ALF का वैल्यू 1/√2 हो जाना चाहिए।
तो मैंने जब उसको कैलकुलेट किया तो मेरे को F2 स्टार का वैल्यू कितना मिला, F2 अपॉन अंडर रूट में 2⁻1/n-1। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो टर्म है इसको अगर मैं x कहूँ तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है सीधा सीधा, और यहाँ पे x से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया था, F1 स्टार इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। यहाँ पे क्या है, F2 स्टार इज इक्वल टू F2 अपॉन डिवाइडेड बाय द सेम टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे F2 स्टार है ना वो ग्रेटर देन F2 आता है। मतलब यहाँ पे जो अगर हमने n स्टेज कनेक्ट कर दिया ना, उनका जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी आता है ना, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा आता है एक स्टेज से, ठीक है। देखो हमें पता है कि आइडियल केस में इसका रिस्पॉन्स ऐसा होता है। तो अगर मान लो मेरा पहले ये वाला जो ब्लैक वाला लाइन है वो 20 dB वाला है, तो वहाँ पे मेरे को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा F2। जब मैंने 2 स्टेज कनेक्ट किया तो ये 40 dB वाला ये लाइन देखो ये जा रहा है 40 dB वाला रेड वाला, फर्स्ट रेड वाला, तो इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे को ऐसा तो मेरा इधर फ्रीक्वेंसी इधर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम और स्टेज ऐड करेंगे तो बढ़ेगा, और जब हम बहुत सारे एन स्टेज कनेक्ट कर देंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी ये क्या आइडियल फिल्टर की तरह दिखेगा इसका रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हम बहुत सारे स्टेप बढ़ाते हैं तो लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर दोनों में ही क्या करता है, ओवरऑल फिल्टर रिस्पॉन्स जो होता है ना आइडियल फिल्टर रिस्पॉन्स टेंड करता है। स्लोप क्या होती है, मान लो कोई भी एन स्टेज है तो उसका स्लोप कितना होगा इसका आपका, वो होता है +20 n/dB/सेकेंड। एन का वैल्यू कितना है, कितने स्टेज है, यहाँ पे कितना होगा -20, ये रहा -20 n/dB/डेकेड, ठीक है। अब अगर मान लो मेरा जो है पूरे जितने भी स्टेज हैं उनमें RC बराबर नहीं है उनकी वैल्यू, तो मैं अलग अलग स्टेज का कैलकुलेट करूँगा इस तरीके से और उनका अंडर रूट कर दूंगा, ठीक है। और पहले वाले केस में क्या करूँगा, जो अंडर रूट आया उसको 1.1 से मैं डिवाइड कर दूंगा इधर, और इधर मैं क्या करूँगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो वही है। अब बैंडविड्थ देख लेते हैं। बैंडविड्थ में कुछ नहीं है, बैंडविड्थ मेरा क्या होता है FH माइनस FL। अब देखो FL का वैल्यू तो बहुत कम होता है, मान लो नियरली 0 के समथिंग ही होता है, तो ये इसका वैल्यू है ना वो, अगर मान लो मैंने n स्टेज कनेक्ट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, F1 स्टार माइनस F2 स्टार होना भी चाहिए, क्योंकि FH क्या होता है मेरा कि लो पास फिल्टर का ये वाला रिस्पॉन्स, ठीक है। F1 स्टार ये मेरा लो पास फिल्टर का, और हाई पास फिल्टर मानो मेरा यहाँ से चालू हुआ, तो ये बस इस वाले बैंड की बात कर रहा ना, इट इज़ एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है कि F1 और FH यहाँ पे क्या है, FH बेसिकली हमें लो पास फिल्टर के लिए मिलता है। FH का मतलब ये नहीं कि हाई पास फिल्टर है, FH हमें लो पास फिल्टर के लिए मिलता है और FL हमें हाई पास फिल्टर के लिए मिलता है, एंड दैट शुड बी देखिए ये हमारा लो पास फिल्टर है। तो इसके लिए जो हमें फ्रिक्वेंसी मिलती है ना, इसको हमने अब तक F1 का है, इसको हम FH भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है हाई होती है, और हमारा जो हाई पास फिल्टर होता है उसका हमें रिस्पॉन्स हमें पता है ऐसा कुछ मिलता है, उसका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कुछ होता है, तो इसको हम FL कह देते हैं या फिर F2 कह देते हैं। तो हमारा बैंडविड्थ कितना हुआ, दिस F लो पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस हाई पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विच इज FH माइनस FL, या फिर F1 स्टार माइनस F2 स्टार। तो F2 स्टार का वैल्यू बहुत छोटा होता है F1 स्टार की कंपैरिजन में, तो इसको मैं बैंडविड्थ को नियरली F1 स्टार ही मान सकता हूँ। तो अगर F1 स्टार है तो बैंडविड्थ को मैं कह सकता हूँ बैंडविड्थ टू रेस्ट पावर 1/n, मतलब सिमिलरली काइंड ऑफ, ठीक है। नाउ कम्स द एक्टिव फिल्टर्स। अब देखो एक्टिव फिल्टर्स वाले केस में क्या है, हमें 2 डिसएडवांटेज मिले। पहला तो लोडिंग इफेक्ट वाला था ही, ठीक है, कि लोडिंग इफेक्ट हो जाता है उनमें, और दूसरा है कि हमें गेन नहीं मिल रहा था, दैट इज नियरली 1। तो एक्टिव फिल्टर्स को देखते हैं। तो एक्टिव फिल्टर्स में क्या होता है, हम एक एक्टिव एलिमेंट यूज कर देते हैं बेसिकली फिल्टर के साथ, ठीक है। तो देखो पहला हमारा प्रॉब्लम है लोडिंग का, ठीक है, कि लोडिंग आ जाता है। लोडिंग को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, बफर ऐड करके, ठीक है, बफर ऐड करके हम लोडिंग को दूर कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रॉब्लम है कि जो पैसिव फिल्टर होते हैं उनका गेन बहुत कम होता है, तो हमें एक एम्पलीफायर ऐड करके, पैसिव फिल्टर के साथ अगर मैं एक एम्पलीफायर ऐड कर दूं तो गेन बढ़ जाएगा। तो ये दोनों, तो बस ये जब दोनों चीज़ें हम पैसिव फिल्टर में ऐड कर देते हैं कि बफर लगा दो और एम्पलीफायर लगा दो, तो हमारा गेन इंप्रूव हो जाता है, हमारा लोडिंग इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। तो बस पैसिव फिल्टर में 2 चीज़ ऐड करते ही वही एक्टिव फिल्टर बन जाता है। और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के लिए हमें बेसिकली एक एक्टिव एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम ओप एम्प कहते हैं। चलो अब देखो, जो